में सिलेक्शन नहीं होगा। यू माइट फील लाइक कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि देखो अब एथिक्स में है क्या, कुछ ना कुछ आप लिख ही दोगे। GS1, GS2, GS3, GS4, किसी पेपर में है क्या, जिस बच्चे ने प्रीलिम्स निकाला हुआ है उसके पास नॉलेज है, दैट पर्सन कैन राइट समथिंग इन इट। तो यू विल राइट समथिंग इन इट एंड यू विल हैव अ सेंस। पेपर लिखने के बाद सबको लगता है कि मेरा चांस है, मैं सिलेक्शन हो जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक इंटेंट होना, कि हम सोच रहे हैं कि मेरा इंटेंट है, मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसा किया। बट इंटेंट होने से काम चलता नहीं है। ठीक है, एक इंटेंट होना कि मैंने ये लिखा है, मैंने सोचा, वो सोचने में और एक्चुअली में उस पेपर में लिखा क्या था उसमें बहुत फर्क होता है। जो गैप है आपका, वॉट यू इंटेंडेड, आप क्या इंटेंड करते हो, इंटेंडेड हो क्या इंटेंडेड आपका, और एक्चुअली में जो एक्चुअल पेपर पे क्या आया। ठीक है, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो एग्जाम में होती नहीं कि आप पेपर देख सको अपना, तो अज्यूम कर लेते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बट मॉक्स में ये अपॉर्चुनिटी है। मॉक्स का यही पर्पस है, ये दिखाना कि आप कॉपी पे एक्चुअली में लिख क्या रहे हो। एथिक्स में लेट से आपने एक ही पेपर लिखा, आपने अब एक पेपर लिखा, फिर 4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर आपने फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअली में करना क्या होता है। जैसे मान लो केस स्टडी में आप समझ गए कि करना क्या होता है। जैसे ऑलमोस्ट सबको पता है कि केस स्टडी इज फॉर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, एज ए ब्यूरोक्रेट आपसे एक्सपेक्टेड है कि क्या सॉल्यूशन आप दोगे। बट रेदर देन डूइंग दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के थ्रू देखा और आंसर्स कर दिए। उससे आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको नंबर एवरेज बिठा देंगे वो लोग, तो 250 में से आपके 70, 80, 85 ऐसे आ जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। इन जनरल 100+ अक्रॉस द पेपर्स होना चाहिए। उसके लिए आप समझना पड़ेगा कि बियॉन्ड एक चीज, तो जो पूछा है पहले तो वो आप उसको एड्रेस करोगे जो पूछा है। उसके बाद थोड़ा सा बियॉन्ड जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखोगे। जैसे केस स्टडी में अगर आप इनोवेटिव मेजर्स नहीं लिखोगे, कुछ नया नहीं लिखेगा, कुछ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कुछ अलग नहीं लिखा आपने, तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहले क्राउड फंडिंग वाली बात थी कि क्राउड फंडिंग कर देंगे, तो काफी नया चीज था, लोग लिखते थे। अब लेकिन क्राउड फंडिंग की नहीं है, अब क्राउड फंडिंग क्या, क्राउड सोर्सिंग कर लो। आप आइडियाज ले सकते हो, पब्लिक की फीडबैक ले सकते हो, एनोनिमस कंप्लेंट करा सकते हो। जैसे शी बॉक्स है तो उस बॉक्स बना सकते हो, कंप्लेंट बॉक्स बना सकते हो। तो इस तरह के मल्टीपल चीज आपको करनी पड़ेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ थ्योरी एंड ऑल, आप जो पूछा से उतने पे रहोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। वही गांधी, वही अंबेडकर, वही आपको नेहरू, उसी क्वेश्चन पे रह जाओगे, नहीं नंबर मिलेंगे आपको। यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज आस्क्ड, आफ्टर आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड। जो पूछा उसे एड्रेस करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो रफली अब आज का सेशन आप एक तरह से समझ लो कि GS4, ओके, GS4 आपका ना एक तरह से कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए आपको, कि इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक बात आप ध्यान रखना, ये चीज स्टार्टिंग करने से पहले, GS4 के केस में आप सभी को पता होगा कि पेपर आपका ऐसा होगा कि एसए का पेपर होगा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, GS1, GS2। तो ये तब भी ठीक होता है क्योंकि इसके बाद 12 बजे पेपर खत्म हो गया, घर पे 1-2 बजे पहुंच गए, आप रिवाइज करके दे दोगे। अब इसमें क्या होता है, GS3 और GS4 यहाँ होते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। बहुत से बहुत GS3 देख पाओगे, उसमें भी 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। GS4 रह जाता है, तो रिवीजन का भी टाइम उसमें होता नहीं एग्जाम के आसपास। आपको ये समझना होगा, GS4 के केस में मेक श्योर आपके पास जो एक शॉर्ट नोट्स बनेगा, वो अगर आप एक दिन बैठ जाओ ना, एक दिन मतलब 8 घंटे लगा दोगे, वो नोट्स बन जाएगा पूरा आपका। आपके पास क्या होना चाहिए, कीवर्ड, उसका डेफिनेशन। ठीक है, हर कीवर्ड के प्रोपोर्शनल साथ में जो मतलब जो डेफिनेशन आपका है, हर एक के साथ एग्जांपल्स, थोड़ा डाइवर्स, कुछ पर्सनल लाइफ के, कुछ कॉमन पीपल के। फोकस करो थोड़ा लो फेमस वाले, ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं बहुत रैंडम वाले, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स जो ना बहुत ज्यादा वो ना हो, रिपीटेटिव ना हो, कि सबके आंसर में आ रहे हैं, कि वही सब भागवत गीता लिख रहे हैं, वही कुरान लिख रहे हैं, वही बाइबल लिख रहे हैं। नहीं, एक आध जगह आप लिख सकते हो, कहीं पे आपको सेफ खेलना पड़ेगा, आपको कुछ याद ही नहीं है तो आप लिख दोगे वहां पे। लेकिन मेजोरिटी जगह पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्जाम्पल्स थोड़े ऐसे, थोड़े यूनिक से हो। जैसे पद्म विभूषण से कुछ कम लेसर नोन लोग हैं, किसी ने पेड़ पौधा लगाया है, किसी ने अपनी गाड़ी बेच के एम्बुलेंस दे दिया कोविड के टाइम पे। इस तरह की चीजें आपको यूज करनी होंगी। तो एग्जाम्पल्स प्लस कंटेम्प्रेरी में कुछ अगर और रेलिवेंट कोई कोट हो, कुछ इस तरह की चीजें हो, बस। या कोड मेन आपको यही है डेफिनेशन, और ये हार्डली 5-7 पेज, 10 पेज बन जाएगा। और उसको आप अभी से लेकर एग्जाम तक 10-12 बार पढ़ लोगे, 10-12 बार, 20 10 क्या 20 बार पढ़ लोगे आप, रट जाओगे इसको आप। ठीक है, द रीजन इज जितना स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और एक चीज और कर लेना, कीवर्ड्स लिख लेना। कीवर्ड्स मतलब एक तो ये हो गया आपका जो सिलेबस वाला है, एक कीवर्ड होगा जो रैंडमली जो एथिक्स के जितने कीवर्ड्स हैं, क्योंकि एथिक्स के कीवर्ड लेट से आपने 200 या 300 कीवर्ड आपने लिखे हुए हैं, उन कीवर्ड्स को 4-5 बार देख लोगे ना, तो आपके मन में कीवर्ड्स घूमते रहेंगे, तो आपके आंसर थोड़े एथिकल बन जाएंगे। इसे फोकस करना है। ठीक है, अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, बेसिकली आपके GS3 में, सॉरी GS4 में कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 तरह के। इन जनरल देखा जाए ब्रॉड लेवल पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ए बी करके। एक कोड बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें ABC होगा, और एक आपका केस स्टडी होगा।
ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको एड्रेस करने हैं, तीनों आप एड्रेस करना सीख गए, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव। आप एक्सप्लेन कह रहा है, क्लेरिफाई द मीनिंग, बेसिकली एक्सप्लेन कर दो, उसको एलेबोरेट कर दो। डिस्कस कह रहा है पर डिफरेंट डायमेंशन, जितने मल्टीपल डायमेंशन, क्योंकि एक तरह से कह रहा है ब्रॉडली ना बात करनी है आपको, डिस्कस करना, चर्चा करना है उस चीज का। ठीक है। एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, ये सब क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करने वाला है। इसमें थोड़ा और डिटेल में जाके उसको करना, मेन है कि काउंटर वगैरह करना होता है, आर्गुमेंट वगैरह भी आ जाएगा इसमें, एग्जामिन वाले में, क्रिटिकल एग्जामिन वाले में आ जाएगा। डिस्कस में थोड़ा कम भी चलेगा, एक्सप्लेन में नहीं जरूरत है ऐसे काउंटर करने की। डिस्टिंग्विश तो अब ये हो गया कि टेबुलर फॉर्म बना के आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स टाइप की चीज। इवेल्युएट, अब आपको आइडियाज इवेल्युएट करने हैं, दो तरह का आइडिया है। इवेल्युएट दिस पॉलिसी एंड ऑल, तो आपको एक तरह से वर्डिक्ट देना होगा इसमें, एक तरह से वर्डिक्ट देना होगा कि ये सही है, ये गलत है। सब्सटेंशिएट, ये तो खैर समझिए, सब्सटेंशिएट क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछते हैं, बट पॉइंट इज वो कह रहा है कि वो स्टेटमेंट दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसको आपको सब्सटेंशिएट करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये तो चीज इसमें आप कर लो। एक चीज और गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि हर क्वेश्चन को क्रिटिकली एग्जामिन करने लगते हैं। वो चीज से आप बचना कि हर क्वेश्चन में आपको क्रिटिसिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो क्या है, आपको इक्वल पार्ट में लिखना है। बट वैसे अगर आप लिखना है तो वन लाइन में आप कुछ बता सकते हो कि ये इशू है। बट ये नहीं है कि आप स्पेशली आधा पेज डिवोट कर रहे हो क्रिटिकल एनालिसिस करने का, जब वो पूछा ही नहीं है उसमें, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर। ये ध्यान रखिए। और ये आपका बाकी पेपर में, एनीवन हैविंग डाउट? ओके, सो ये ना, ये अक्रॉस द पेपर है। इनफैक्ट आपका सोशियो में या बाकी कोई ऑप्शनल पेपर, उन सब में भी आप देखोगे काफी बच्चे गलती करते हैं, हर जगह काउंटर एग्जाम्पल डाल दिया, हर जगह क्रिटिसिज्म डाल दिया। अब 10 मार्कर क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म का स्कोप ही नहीं है, मत डालो वहां पे। पूछा है क्रिटिकल एनालिसिस तो डालो, जबरदस्ती नहीं डालना। ये कंटेंट कम पड़ गया, मजबूरी है तो अलग बात है। अदरवाइज आपके पास इतना स्कोप नहीं रहता कि हर जगह आप वो कर दो, क्योंकि कंटेंट आप फिर कम लिख रहे हो मेन पार्ट में, डिमांड को एड्रेस कम कर रहे हो, तो नंबर फिर कम मिलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है थ्योरी के आंसर का, ठीक है, इन चीजों को लाइटली मत लो। आपके दिमाग में जब फ्रेमवर्क रहेगा ना, तो आप अच्छा आंसर लिखोगे। लेकिन कैजुअली लोगे, अरे पढ़ लेते हैं, लिख लेंगे, सिर्फ पढ़ने और लिखने से नंबर नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, जैसे ये अगर बाउंड्री लाइन है तो आपको इसी के अंदर काम करना है। अब रैंडमली कोई यहाँ काम करो कि यहाँ यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पता है ये कन्फाइन में है, ये एरिया है, तो इसी में डील करना है मुझे, तो उसी एरिया में रहो आप। तो समझो इस चीज को। इंट्रोडक्शन कभी भी एथिक्स के केस में जितना ज्यादा हो सके स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जितना ज्यादा, ये इनफैक्ट आपके ऑप्शनल के लिए भी अप्लाई करता है, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिख याद होगा, इसीलिए हमने कहा स्टार्टिंग में ही, ये बना लो आप लोग, रट लोगे बेटर रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क क्या है। ठीक है, ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आप नहीं समझोगे तो वहां दिक्कत आएगी आपको। यही सिंपल डेफिनेशन। अब बाकी और जो वे हैं, मान लो कोई आपको रिसेंट करप्शन का केस पता है, रिसेंट किसी का कन्विक्शन हुआ है, कोई मतलब कोई कंटेम्प्रेरी कोई न्यूज है, किसी का कोई एथिकल कोड आया है, तो इस तरह की चीज है, कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आपने सुनी है, तो इस तरह से आप स्टार्ट करते हो। तो पॉइंट इज सबसे इजी जो होगा, सिंपल डेफिनेशन रटा हुआ है। अब मान लो कि क्योंकि 13 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग वाले में, तो तीन जो कोर्स हैं वो तो केस वो है आपका कोड बेस्ड है, तो उसमें तो उसका मीनिंग बताना होता है, वहीं से इंट्रोड्यूस कर दो। 10 क्वेश्चन में से 7 8 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सीधा डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर लोगे। दो तीन में आपको कंटेम्प्रेरी कोई कंटेक्स्ट वगैरह पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कोटेशन, इस तरह की चीज याद होगी तो लिख लोगे। लेकिन डेफिनेशन इज इजीएस्ट, 5 सेकंड नहीं लगेगा आपको सोचने में। डेफिनेशन याद है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी, जो भी पूछा सीधा बता दो। ठीक है, जैसे मतलब बोल दिया इंटीग्रिटी, तो आपको क्या दे रखा है, रेफर्स टू कंसिस्टेंसी बिटवीन अ पर्सन वैल्यूज, वर्ड्स एंड एक्शंस। या इसका कोई और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अनकरप्टिबलनेस बोलते हैं, कि मेरी वैल्यू जो है ना इनफेलिबल है, मेरी वैल्यू जो मैं मानता हूं वो इनफेलिबल है, उसको फेल मतलब वो अनकरप्टिबल है, मेरे वैल्यूज को कोई काउंटर नहीं कर सकता है, मैं जो सोचता हूँ जो बोलता हूँ वही होती है चीज। तो अब आपके देखो क्या है कि इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन आया ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन रटा हुआ सीधा आप आंसर में लिख दोगे। आपको डेफिनेशन जो है वो चीज रटी हुई है, आप आंख बंद करके डेफिनेशन लिख दोगे कि भाई मेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन प्रिपेयर करना है, कि जो कीवर्ड सिलेबस में दे रखे हैं वो तो, अब ये चीज को बोलने की जरूरत नहीं, काफी लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट लिख दिया, 5 5 6 6 लाइन का, नहीं जरूरत है। लेंदी ज्ञान वाली चीजें अवॉइड करो। इंट्रो तो भाई सीधा जितना क्रिस्प लिखोगे, उसको समझ आना चाहिए कि बच्चे को पता है। अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा इंटीग्रिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद है, बच्चों को आता है, देखो अब नहीं याद हो पा रहा है अलग बात है, तो आप अपनी लैंग्वेज में याद कर लो, लेकिन इसमें जहां तक हो सके ट्राई करो। सिमिलरली इन केस ऑफ ये दिस, आपने ऑप्शनल में भी लगा लेना, ऑप्शनल के केस में भी जो ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल है, वहां पे जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, यू विल स्कोर बेटर। देखो प्रॉपर ह्यूमैनिटीज और फिलोसफी का सब्जेक्ट में इनकी वैल्यू होती है, दे वांट यू प्रॉपर ह्यूमैनिटीज, ऐसे नहीं कि आप जीएस की तरह टेक्निकली लिख दोगे। और अब बॉडी पार्ट पे अगर आते हैं, बॉडी पार्ट में क्या करना है, देखो बॉडी पार्ट मेन क्या है, आइडिया किसी भी क्वेश्चन में मेन का आइडिया है। इंट्रो में तो आपने बता दिया कि क्या पूछा है,
थीम क्या है उसका, बॉडी में क्या जाना है ना, उसके मेन आर्गुमेंट, जो उसने थीम एक डिसाइड किया, एक आर्गुमेंट रखा, कोई पॉइंट रखा, उसको आपको सब्सटेंशिएट करना है बॉडी पार्ट में। कैसे उसको आप सब्सटेंशिएट करते हो वो आपको देना है, कि डिफाइन द कंसेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रिलेटेड कंसेप्ट्स। ठीक है, अब ये हर जगह यूनिवर्सल नहीं है। जैसे मान लो अब ये डायरेक्टली पूछ ही दिया, देखो ऑनेस्टी क्या है, ट्रुथफुलनेस। ऑनेस्टी क्या होता है, आपने क्या किया, आपने चोरी करी, यू स्टोल सम मनी, आपने अपने फादर के जेब से मान लो 100 रुपये निकाल लिए, 100 रुपये अपने फादर के पॉकेट से निकाल लिए। आपके फादर ने पूछा 100 रुपये किसने निकाले, आपने बता दिया मैंने 100 रुपये निकाले हैं। तो भाई आप तो ऑनेस्ट हो। तो अब किसी ने मर्डर कर दिया, उसने बोला ये है, तो ऑनेस्ट कैसे, इससे काम चलेगा नहीं। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है, मोरल प्रिंसिपल, कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, तो मैं इंटीग्रिटी रखूंगा। प्रोबिटी क्या होता है, उससे हायर लेवल की, थोड़ा और हायर लेवल चला गया भाई, कि मैं करता भी नहीं, करने भी नहीं दूंगा, मैं थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऑनेस्टी तो सबसे लीस्ट लोएस्ट लेवल पे आती है चीज, सुपर इंटीग्रिटी, प्रोबिटी। अब जैसे इसका फर्क क्या है, अगर आपको मीनिंग पता है देन यू विल अंडरस्टैंड। यूपीएससी रेगुलरली इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आपके हिसाब से टॉप 5 वैल्यूज कौन सी है, या टॉप 3 या टॉप 5 वैल्यूज कौन सी है। तो अब एक बच्चा उसमें लिख दे रहा है ऑनेस्टी, यार वो या तो ऑनेस्टी लिख दे रहा है, या साथ में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी दोनों लिख दे रहा है, दोनों में से एक ही काफी है। लेकिन जब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से मुझे चूज करना है, तो आई विल गो विद इंटीग्रिटी, कि मुझे पता है कि इंटीग्रिटी बेटर है। सिमिलरली आप क्या करते हो, आपको क्योंकि डिफरेंस नहीं पता कंक्रीटली, कंक्रीटली, तो अब क्या है, कंपैशन है और एम्पैथी है। आपको पता होना चाहिए, कंपैशन ऊपर आता है एज ए ब्यूरोक्रेट। आपको सिर्फ एम्पैथाइज नहीं करना है, आपके उसके पेन को रिलीव करने के लिए एफर्ट भी डालना है, दैट्स व्हाई यू शुड बी कंपैशनेट। तो कंपैशन ऊपर आएगा। इसीलिए आपको एग्जैक्टली कंक्रीटली डेफिनेशन और मीनिंग पता होना चाहिए उस चीज का। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट मल्टीपल डायमेंशन, जो आर्गुमेंट, अब देखो कोई भी स्टेटमेंट है कि इंटीग्रिटी इज द ओनली अ थिंग, ओनली वैल्यू रिक्वायर्ड टू काउंटर करप्शन। अब आपने उसमें मल्टीपल डायमेंशंस आपको देने हैं, डेफिनेशन दे दिया, अब फिर आपने मल्टीपल डायमेंशन से बता दिया कि कैसे इंटीग्रिटी जो है भाई करप्शन को काउंटर कर सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखता है मेरे वैल्यूज में, मैं दूसरों को भी वो वैल्यू फॉलो करवाऊंगा। मैं एकदम क्या ना इफेक्टिव वाली चीज और रियल सेंस में वैल्यू सभी को फॉलो करना होगा, और उसी से बाकी वैल्यूज, क्योंकि अब आप मान लो कह रहे हो करेज, कि उसमें करेज होना चाहिए, आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये कोई भी वैल्यू अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो सस्टेन नहीं करेगी। इंटीग्रिटी मींस कंसिस्टेंसी, कि किसी भी केस में मुझे वो वैल्यू फॉलो करना है। तो ट्रांसपेरेंसी मुझे हमेशा रखनी है, तो इससे करप्शन हैंडल होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरह से सोचोगे। अब जैसे ये आपको बोल दिया कि सोचने का ये क्या है, कि किस लेवल पे आपको सोचना है, यू कैन से आपको सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, हाउ यू हैव टू थिंक। कि इंडिविजुअल डायमेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक। अभी मल्टीपल डायमेंशन, हर क्वेश्चन में सारे डायमेंशन नहीं आएंगे, बट इट विल हेल्प यू। जैसे मान लो आपने आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई क्या कंपैशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंपैशन कितना क्रूशियल है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली सोचोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे होना चाहिए। तो आपका डीपीएसपी जो है दैट एक्सपेक्ट्स पब्लिक वेलफेयर, प्रियम्बल जो है दैट एक्सपेक्ट्स पब्लिक वेलफेयर, तो आप वो लिखोगे। इकोनॉमिक डायमेंशन कैसे है, कंपैशन कैसे होना चाहिए, कि अगर पुअर को हमें ऊपर उठाना है, कैपेबिलिटी देनी है, तो हमें कंपैशन फॉलो करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का आ गया, कि जो ट्राइबल वाली चीज है, जो इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट को लेकर सस्टेनेबिलिटी वाली चीज है, वो कंपैशन से ही ड्रिवन है, कि हम किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरह से आप सोचोगे। अब इंडिविजुअल लेवल पे भी सोच लो आप, कि लिबर्टी अगर मेरी खुद की जो मेरी कंपे वो है, मैं अपने लेवल पे कुछ भी कर सकता हूँ, बट आई नीड टू बी कंपैशनेट सो दैट आई डोंट हार्म एनीवन, वो हार्म्स प्रिंसिपल वाली चीज जो आ गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल डायमेंशन से सोचोगे। कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट, कहीं पे ये 3 पॉइंट आएंगे, कहीं पे ये पॉइंट आएंगे, कहीं पे इसमें से 1-2 पॉइंट आएंगे। इस तरह से आप डाइवर्स आर्गुमेंट लिख पाओगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस, जहां तक हो सके अब आप देखना, कि एक सेंस में, एक माइंड में ये बात रखना कि आप एक ब्यूरोक्रेट, आईएएस आईपीएस इन जनरल ब्यूरोक्रेसी का आप पार्ट होने वाले हो। तो उस सेंस में जहां जहां रेलिवेंस हो सके, अब जैसे मान लो किसी वैल्यूज की बात करी, कंपैशन की, लेट्स से कंपैशन पे ही अगर हम टिकते हैं, कंपैशन की बात करी, तो कंपैशन क्या है भाई, कि अगर ब्यूरोक्रेसी में गए ना, तो ब्यूरोक्रेसी हमारा जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट का, ये वेलफेयर स्टेट का आइडिया अपहोल्ड होगा। ठीक है, हम जो है, हमें बोला क्या जाता है कि पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, कि भाई तुम पब्लिक को सर्व करने के लिए बने हुए हो। ठीक है, पब्लिक जो है मास्टर है। तो ये चीज कंपैशन यहाँ क्रूशियल है। अदरवाइज क्या होता है, नहीं अगर कंपैशन होगा तो मैकेनिकल हो जाएंगी चीजें, रिचुअलिस्ट हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या है कि इंटीग्रिटी, अब इंटीग्रिटी क्या करता है, तो इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पब्लिक ट्रस्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। अब आप एक चीज ये देखोगे, ये सारे जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल,
लॉज, पब्लिक ट्रस्ट, करप्शन, इम्पार्शियल, ये सारे वर्ड आपके एथिक्स के सिलेबस से लिए गए वर्ड्स हैं, ये एथिक्स के वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, आपका आंसर जेनरिक नहीं लगना चाहिए। यू माइट बी फीलिंग आई एम एड्रेसिंग, लेकिन जेनरिक और कैजुअल आंसर जो है, जैसे देखो हर सब्जेक्ट का ना वोकैब होता है, हर सब्जेक्ट का अपना वोकैब होता है। एथिक्स आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर वगैरह जनरल नहीं ये कवर होती है चीजें, तो हमें डेलिबरेटली करना पड़ेगा। इसीलिए एथिक्स का कम से कम, या हम आपको दे देंगे ग्लॉसरी, मान लो 200 से 300 वर्ड का करीब बन जाएगा। ये ग्लॉसरी होना चाहिए, इसको आप 4-5 बार 10 बार देख लो एग्जाम तक, तो आपको वो वर्ड दिमाग में घूमते रहेंगे। सिमिलरली एग्जाम से जस्ट पहले वर्ड्स को सारे को आप देख लोगे 5-10 मिनट लगा के, वो वर्ड दिमाग में घूमते रहेंगे, आंसर अपने आप आपका एथिकल बन जाएगा, देन यू विल स्कोर गुड। ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, अब देखो ये चीज क्या है ना, क्या हो गया कि अब एक चीज हम बार बार एक चीज कहते हैं कि कोई भी लेमन आएगा, वो क्या कहेगा कि भाई इंडिया ना, इंडिया जो है, इंडिया ने 20 साल में गरीबी कम करी है, 20 साल में, इन 20 ईयर्स पोवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है। किसी ने नहीं बोल दिया, कोई अरे कोई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो है, सपोर्टर है, वही कह देगा अरे गरीबी कम हुई है इंडिया में, कोई भी बोल देगा, लेमैन लॉजिकली बोल देगा हाँ भाई गरीबी कम हुई है। बट एक दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, देखो सेम आर्गुमेंट, कुछ नहीं है, सेम आर्गुमेंट, बस आपने यूएनडीपी का डेटा दे दिया, कि मैंने यूएनडीपी का डेटा दे दिया कि भाई समथिंग आई गेस 450 मिलियन था लोग, उनको पॉवर्टी लाइन से जो है ऊपर किया है इंडिया ने। तो ये जो है ना, ये एक इवेलुएटर चेक करेगा सिर्फ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेट्स से कि उसको देगा 0.25 मार्क्स, कि हाँ यार ठीक है 0.25, इसको देगा 1 मार्क, अरे ये क्या आर्गुमेंट लिखा है इसने, इसको तो सब पता है, इसको तो वैल्यू याद है, इसको तो चीजें, ये ध्यान रखना। सिमिलरली जैसे वर्ल्ड वाली चीज होती है, जब वो वॉर वगैरह चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो किसी ने कंक्लूजन लिखा तो किसी ने नॉर्मल लिख दिया कि ठीक है वॉर शुड बी अवॉइडेड, पीस के ऊपर फोकस करना है, ग्लोबल पीस अचीव करना है। किसी ने लिख दिया कि हमारे पीएम मोदी ने बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट पर्सन इज गोइंग टू स्कोर गुड। तो ये समझना पड़ेगा आपको, जैसे मान लो आईआर में ही सिमिलरली कीवर्ड्स होते हैं, वो मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह, अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आपको लग रहा हो कैजुअली, लेकिन इस तरह के जितने वर्ड्स आप लिखोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। अब एग्जांपल्स में जैसे मैंने पहले बताया, देखो इट विल नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल फॉर यू कि हर आर्गुमेंट में एग्जांपल आए, बट जहां तक हो सके, और इसीलिए आप ध्यान रखना जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि डेफिनेशन वाला जो नोट्स है आपका, जो आपने नोट्स बनाया जिसमें सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल है, सिर्फ डेफिनेशन, एग्जांपल, और जैसे हमने कहा कि ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, वोकैब, 200-400 वर्ड आपने लिया, इतनी चीज का अगर आपका नोट्स बना हुआ है, ट्रस्ट इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए होगा आपको। आप इसमें एग्जांपल्स अगर रटे हुए ना, अगर तो आप जितने टाइप आप लिखते जाओगे, एग्जांपल्स भर दो। ये अंबेडकर बहादुर शास्त्री, ये एग्जांपल्स लीस्ट, ये लीस्ट एग्जांपल्स, ये कम से कम यूज करना है। जो नए नए एग्जांपल्स हैं ब्यूरोक्रेसी में भी कोशिश करना, जो नए एग्जांपल्स हैं, नए नए ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, ये रिपीटेटिव ब्यूरोक्रेट्स, ये रिपीटेटिव एग्जांपल्स हटा देना। अब बिल्कुल याद ना आए तो कोई बात, रिपीट कर लेना, अदरवाइज ट्राई करना कि जहां तक हो सके नई नई चीजें आप लिखने का। ऑर्डिनरी लाइफ एग्जांपल भी कहीं कहीं पे आपको जैसे बोल देगा कि अपने पर्सनल लाइफ से बताओ, बताओ अपने पर्सनल लाइफ से आपने क्या किया। इसीलिए कुछ रेडीमेड एग्जांपल्स आप लिख के रख लो कि इस टाइम मैंने इसकी हेल्प करी, इस टाइम मैंने ये किया, इस तरह की चीजें लिख लो। क्रिटिकल एनालाइज जहां पे बोला हुआ हो कि हाँ क्रिटिकल एनालाइज है, तो काउंटर एग्जांपल भी दे दो कि अब जैसे सिर्फ कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो डिस्क्रिप्शन का वॉयलेशन हो सकता है, करप्शन के चांसेस हैं, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है, तो कंपेरिजन भी हमेशा सही नहीं होता है। इमोशन में भी, इमोशन में क्या होता है, बैलेंस करना होता है, इमोशनल और ये ऑब्जेक्टिविटी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीज आप काउंटर वाली चीज भी दोगे किसी एक उसमें। एथिक्स में कभी भी ट्राई करना एब्सोल्यूटिज्म की बात मत करना, जैसे आप कभी नहीं कह सकते कि कभी भी किसी भी केस में ये नहीं हो सकता, इस तरह की चीज नहीं लिखनी है आपको, एब्सोल्यूटिज्म नहीं करना। वे फॉरवर्ड हमेशा, यू आर गोइंग टू बी ए ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना ही होगा, आपको बनना होगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि आप कोई सॉल्यूशन दिखा रहे हो कि ऐसे नहीं खर्च मारी, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन दो किसी चीज का, यू विल स्कोर गुड, और ये हर पार्ट में है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर है, क्या होना चाहिए, तो जैसे यूएसए वगैरह में होता है, मान लो कि उनके आइडेंटिटी चेंज करके कंपनसेट करके रिहेबिलिटेट कर देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये चीजें आप डालोगे, एनोनिमस विसल ब्लोइंग भी अलाउ होनी चाहिए। एग्जैक्ट वाली चीजें बताओ, इलीगल चीजें मत सजेस्ट करो। कंक्लूजन देखो, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन साथ में क्लब कर दो, 10 मार्कर में स्कोप ज्यादा होता नहीं है। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड साथ में लेते हुए, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग करते हुए कंक्लूड आप कर दो ऑन अ पॉजिटिव नोट, जैसा मैंने बताया था। थ्योरी आंसर्स के लिए एक तरह से कह लो, ये आपका रफ फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है,
सो व्हाट इज रफ फ्रेमवर्क? तो इसमें रफ फ्रेमवर्क आप ले लो कि वैल्यू फ्रेमवर्क की तरह है, कि वैल्यू कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैसे आपको हेल्प करेगा, इसमें से वैल्यू कौन कौन से इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन माने कि ब्यूरोक्रेसी में उसका रेलेवेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, बस उस चीज का लिमिटेशन उस वैल्यू का, एग्जाम्पल वगैरह भर के डालो, एथिकल वे फॉरवर्ड, एथिक्स वगैरह का वे फॉरवर्ड। ये आपको ध्यान है, फ्रेमवर्क दिमाग में बन गया तो इस तरह से आप दिमाग सोच लोगे। ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, सही है नहीं सही है, मींस मैंने सही मींस फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, करप्शन क्या बोल दिया कि करप्शन जस्टिफाइड है किसी सेंस में कि कुछ पैसा तो चलता है, ग्रीज इन द व्हील, तो आप उसमें पॉजिटिव भी बताओगे, हाँ कहीं कहीं पे ये चीज कहते हैं कि सही है लॉबिंग वगैरह, कहीं कहीं पे नहीं सही है। दोनों चीज आप करोगे, ऑब्जेक्टिव एथिकल है नहीं है, मीन्स एथिकल है नहीं है। अब जैसे कहीं पे बात होती है मीन्स की, कहीं बात होती है यूटिलिटेरियन की, कि भाई आप कंसिक्वेंस पे भी फोकस कर सकते हो, तो आप दोनों चीज लेके चलोगे, दोनों सही है नहीं सही है, और फिर आप बैलेंस लेके चलोगे। कोड बेस्ड क्वेश्चन इसमें अब ये पार्ट ऐसा है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट सफर करते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आई गेस मान लो अगर 30 मार्क्स का ये 3 क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट हेयर स्कोर 4 to 6 मार्क्स टोटल, 30 में से 4 6 नंबर आते हैं लोगों के। और ये दिस अप्लाइज टू अक्रॉस द स्टूडेंट्स, मतलब हर जगह स्टूडेंट का ये हाल है। इस क्वेश्चन को दे डोंट एड्रेस वेल, क्योंकि वेग और जेनरिक टाइप की चीज होती है, एंड दे सफर इट, और इस वजह से नंबर इसमें, मतलब यहाँ पे थ्योरी में और केस स्टडी हैंडल कर लेते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन में सफर करते हैं, नंबर गिरते हैं यहाँ पे। मेन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले तो भाई पता होना चाहिए डिकोड द कोड। आपको अगर पता चल जाए एग्जैक्टली किस बंदे ने बोला है, नाम ना लिखा हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मीनिंग समझ में आता है, लिटरल मीनिंग क्या है, वो आइडिया क्या प्रोपोगेट करना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, आप वहां से स्टार्ट करो। यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, ये आपका यू कैन से आपके टेस्ट सीरीज में ये था, आपके मॉक में जैसे हमने देखा था पहले इसमें था। अब ये कह रहा है कि यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, ये तो नॉर्मल ही आपका कोट है, इससे काफी टफ भी यूपीएससी पूछ सकता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कोटेशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली आइडिया क्या कह रहा है, कि भाई अगर तुम खड़े रह के सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आपको टाइम लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब लेकिन क्या है, किसी अब एक्शन लेने से क्या होगा, एक बार एक्शन लिया हो गया नहीं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। एक्शन लो और चलते रहो, तो प्रिजर्वेंस भी आपको होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एक्शन ले लेंगे तो हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा नहीं। क्या सिर्फ इंटेंशन से हो जाएगा नहीं। अब लेकिन क्या है, इसमें स्कोप क्या है, 10 ही मार्क्स का है, ज्यादा स्कोप तो है नहीं। बहुत चीज तो लिख नहीं सकते हो सोचने के लिए तो पूरा, इस पे यूपीएससी आपको ऐसे लिखवा लेता है 1200 नंबर का, सॉरी 1200 वर्ड्स का, और लिखते हैं लोग, लिख लो आराम से। तो वो तो स्कोप नहीं है, हमें तो शॉर्ट में लिखना है ऐसे। तो शॉर्ट में क्या करना है, इंटरप्रेट द कोड। आपने क्या किया कि कोड को पैराफ्रेज किया, उसके मीनिंग को बता दिया कि दिस कोड या दिस यहाँ पे ये पर्सन या अम्बेडकर, गांधी, नेल्सन मंडेला, जो भी जिनका भी कोड है, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, दिस कोड सजेस्ट दिस। यहाँ पे कोड क्या कह रहा है कि एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक्शन से ही हम अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं, बिना एक्शन के हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, ओनली इंटेंशन इज मीनिंगलेस और यूजलेस। ठीक है। उसके बाद आपको समझना होगा, आप समझ लो कि इसका एथिकल मैसेज क्या है, कौन से वैल्यूज से, मतलब कौन से वैल्यूज से वो रिलेटेड है, कौन से वैल्यूज से, जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज। अब एथिक्स का अगर आपको सिलेबस पता है, अगर एथिक्स का आपको सिलेबस पता है, आपको वोकैब पता है, जो हमने वोकैब बोला ग्लोसरी ऑफ टर्म बना लेंगे, वोकैब पता है, तो आप इजीली समझ जाओगे, अरे यार इसके परसेवरेंस लिंक है, इसका तो करेज लिंक है, इसका तो एंड लिंक है, क्योंकि सोचेंगे तो एंड तभी तो पहुंचेंगे। तो ये आ जाएगा भाई, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑल। अब ये सब वर्ड आप सब भूल जाते हो, यहाँ जरूरी है ये सब वर्ड से लिखते रहना। ठीक है। अब जैसे मान लो ये कंपैरिजन क्यों है, अब इसी में देखो कि सिंपैथी, आई फील बैड फॉर यू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी हालत ऐसी है। अरे समझ नहीं आ रहा है इनको, इनको समझ नहीं आ रहा केस स्टडी लिखना कैसे, थोड़ी लिखेंगे। बट नो, आई थिंक यार कुछ करना चाहिए इसके लिए, लेट्स एक्सप्लेन देम कि कैसे सोचना है, कैसे करना है। तो वो बन गया कंपैशन। क्योंकि कंपैशन में क्या होता है, एक्शन इन्वॉल्व होता है। कंपैशन इज सिंपैथी या एम्पैथी प्लस एक्शन, मतलब सिंपैथी से बेटर होता है आपका एम्पैथी, कि आप उससे अच्छे से सोच पा रहे हो, उनकी फीलिंग को एक्चुअली समझ पा रहे हो। यहाँ पे सिर्फ पिटी फील कर रहे हो, आप यहाँ पिटी फील कर रहे हो। लेट्स से इससे एक आगे बढ़ गए एम्पैथी, कि हाँ अब एक्चुअली उनके पेन को फील कर पा रहे हो, लेकिन तब भी एक्शन नहीं आया, अभी सोच ही रहे हो आप कि हाँ यार बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। लेकिन लेट्स से हमने कहा नहीं, अब एक्शन लेना है, यहाँ एक्शन पार्ट आ गया, तब चेंज होगा, तब बदलाव आएगा। तब आप बता सकते हो कि भाई ट्राइबल एरिया में अवनीश शरण जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने देखा कि भाई बहुत बुरा हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्होंने बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट किया। दैट इज द आइडिया। करेज दिखाया उन्होंने, उन्होंने जो है एक्शन लिया उस चीज के लिए। इंडिया में राइस का जो था, हमारे यहाँ फूड, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्शन नहीं था, तो हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा तो हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो हो गया। सिमिलरली हमारे भी पाकिस्तान से क्राइसिस हुआ, हमारे वहाँ कंफ्लिक्ट हुआ, हमने 1971 में एक्शन लिया और पीस हमने अपने नेबरहुड में स्टैब्लिश किया। तो इस तरह से आपको सोचना है,
कोड जब समझ जाओगे, मीनिंग समझ जाओगे, तब समझ में आएगा। अब आपको समझ ही नहीं आया कि करेज से लिंकेज है इसका, जब करेज से लिंकेज समझ नहीं आया तो कैसे करोगे आप? आपको समझ ही नहीं आया कि इसका लिंकेज कंपैशन से है, आपको समझ ही नहीं आया कि इसका जो है वो इंटीग्रिटी से है या ड्यूटी से है। अब ड्यूटी से कैसे है भाई, मैं ऑफिसर हूँ, अगर मैं एक्शन ले ही नहीं रहा, मैं ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, आई एम लीविंग माई ड्यूटी, आई एम डिलीटिंग माई ड्यूटी। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई मैं सिर्फ सोचता ना रहूं, मैं ड्यूटी फुलफिल करूं। ये बात समझ आती है आप लोगों को? तभी आप इनोवेट करोगे, तभी आप सोचोगे। जैसे इनोवेशन वगैरह से भी लिंक है, आप इसका देखो, आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, बस उस एंगल तक उतना डाइवर्स सोचना। कोविड 19, भाई अगर हम सोचते रहते तो वैक्सीन में 12 साल लगते, 10 साल लगते, वैक्सीन यूजुअली 10-12 साल लगता है। हमने सिर्फ सोचा नहीं, विद इन अ ईयर, विद इन 1 ईयर, अराउंड 1 ईयर जो है वैक्सीन बन गई कोविड की। बिकॉज हम सिर्फ बैठ के सोचते नहीं रहे, हमने एक्चुअली में एक्शन लिया। ऑल दिस थिंग। अब इसमें देखो क्या है कि कई बार इसी डायमेंशन में सोचते सोचते वैल्यूज में ही आपका कवर हो जाएगा। बट लेट्स से वैल्यूज से कवर नहीं हो रहा, आपने कोड को डिफरेंट वैल्यू से समझाया, साथ में क्या है, डिफरेंट लेवल। अब ये दीज थिंग कैन बी क्लब्ड, ये साथ में भी हो सकता है कि 2 पॉइंट आपने वैल्यू से समझा, 2 पॉइंट से समझाया, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा इसका रेलिवेंस क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है। अब रेलिवेंस में देखो, ये क्या है, एक एंगल है सोचने का, एक कोड में ऐसा सोच लो, दूसरे कोड में ऐसे, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, पर्सनल सोशल लेवल पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या है, नेशनल ग्लोबल लेवल पे क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। अब किसी में आपने इंडिविजुअल पर्सनल सोशल लेवल दिखाया, किसी में आपने एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबल लेवल पे दिखा दिया, उसी से काम चल गया आपका। सो आपके पास 7-8 डायमेंशन होंगे किस तरह से आपको सोचना है। ये बॉडी पार्ट में, अब इलस्ट्रेशन आपको पता है, एग्जांपल्स हर आर्गुमेंट में आना चाहिए। जैसे आपको अभी हमने कोविड का एग्जांपल दिया, ये सब एग्जांपल्स आप में आने चाहिए, बिना एग्जांपल के नहीं आएगा। ठीक है, जैसे गांधी का एग्जांपल कि नॉन वायलेंस को उन्होंने मास मूवमेंट बनाया। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एजुकेशन था कि हम एजुकेशन दें बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था पहले, तब हम आर्ट राइट टू एजुकेशन लेके आए, कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, भाई हमने बना दिया। ये चीज करनी पड़ेगी, बिना कर किए नहीं होगा। ठीक है, अब ये कि हाँ, एब्सोल्युटली। अब से देखो कि अगर आपके पास स्कोप रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्कोप रहे तो एक आध लाइन में आप काउंटर भी दे दोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शन, कि सिर्फ एक्शन लेके क्या कर लोगे। भाई कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया। अगर वेल प्लान्ड एक्शन नहीं है, वेल थॉट आउट एक्शन नहीं है, तो एक्शन का रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। एक्शन वेल थॉट आउट होना चाहिए, सोचा हुआ होना चाहिए। जैसे इसको आप लेकिन किसी डायग्राम के थ्रू भी, एक्शन जो है ना, हाउ एवर एक्शन शुड बी वैल्यूज वाला, वैल्यूज वाले होने चाहिए, वेल थॉट आउट होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ होना चाहिए। इस तरह से आप दिखा सकते हो, बैलेंस इंटरप्रिटेशन, कनेक्ट। और हाँ, काफी लोगों में दिक्कत क्या है, देखो कंक्लूजन, यार आप लोग समझो, क्वेश्चन है पूछा क्या, आप लोग कंक्लूजन जाते जाते भूल जाते हो कि क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन एक्चुअली था क्या। एंड में आप ये कंक्लूजन को क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ही लिखो, कुछ भी लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये रफली आपका होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मीनिंग, उसका सबस्टेंशिएशन, ये पार्ट लफा लफा साथ ही चलता है, और लास्ट में एंडिंग। ठीक है, ओके अंकुर। ठीक है, तो केस स्टडी हो गया, राइट? केस स्टडी के पहले थ्योरी वाला पार्ट हो गया, नाउ मूविंग टू द केस स्टडी। तो देखो, केस स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपने GS4 का पेपर लिखा होगा, तो यू हैव फेल्ड दैट कि GS4 इज द लेंथीएस्ट पेपर, एंड उसका कारण क्या है? उसका कारण है केस स्टडी। केस स्टडी जो है वो लेंथी बनाता है इसको। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आपने 1 आवर 20 मिनट्स के अंदर थ्योरी का पेपर कंप्लीट नहीं किया, राइट, और आपने 1.5 घंटे के से ज़्यादा टाइम नहीं रखा केस स्टडी के लिए, तो फिर केस स्टडी छूट सकता है। तो ट्राई करना है कि 1.5 घंटे या 1 आवर 40 मिनट्स के अंदर आपको केस स्टडीज कंप्लीट करनी है। अभी देखो क्या करना है कि केस स्टडी में आपको पता क्या चलता है, जो आपकी एथिकल डिसीजन लेने की की थॉट पावर है, ठीक है, क्या आप उसको कन्वे कर सकते हो राइटफुली, आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टेक होल्डर्स को, एथिकल इश्यूज को कंपेयर कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हो, क्या आप कंपैशनेट हो, क्या आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। अब इसमें समझना क्या है कि अगर आपने सारे केस स्टडी अटेम्प्ट कर लिए और जो डिमांड है वो आपने लिख दिया, जैसे एथिकल इश्यूज पूछा है तो एथिकल इश्यूज लिखा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इश्यूज में डायलेमास लिख कर आ जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है। एथिकल इश्यूज पूछा है तो एथिकल इश्यूज लिखने हैं, डायलेमा पूछा है तो डायलेमा लिखना है। वो आपने लिख दिया, और जो चीजें केस स्टडी में पूछी हुई हैं वो लिख दिया। भले ही आपने बहुत ज्यादा कुछ इनोवेशन नहीं किया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन हिट कर दिए, डिमांड हिट कर दिया, तो आपको सब सारे केस स्टडी में एवरेज नंबर मिल जाएंगे। यानी कि 20 का केस स्टडी है तो 9-10 नंबर आपको सब में मिल जाएंगे, अगर आपने डिमांड हिट कर दिया और सारे केस स्टडी अटेम्प्ट कर दिए।
ये हमेशा से रूल रहा है यूपीएससी का कि अगर आप डिमांड हिट कर देते हो और सारे केस स्टडी अटेम्प्ट कर देते हो तो आपको एवरेज नंबर मिल जाते हैं उसके अंदर। अब इसमें क्या करना है आपको, तो अब एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है आपको, स्पेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। फॉर एग्जांपल एथिकल इश्यूज पूछा है, आप 2 पेज में एथिकल इश्यूज लिख रहे हो, जबकि वो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप देखोगे कि चार, अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर 4 सब पार्ट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 4 सब पार्ट है, इसका मतलब उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, उसके कारण क्या होगा, फिर डैमेज होगा। कोर्स ऑफ एक्शन आपने बहुत छोटा लिख दिया, और मेरिट डिमेरिट्स जो है आप 3 पेज में लिख कर आ रहे हो, तो वो गलतियां नहीं करनी है। दूसरा ऑप्शन जो है, देखो टाइम के अकॉर्डिंग चीजें करते हुए चलोगे। अगर आपके पास टाइम रहता है तो 3 3 ऑप्शन लेके चलोगे, और आपको लग रहा है कि 2 केस स्टडी करने हैं, आपके पास 10 15 मिनट का टाइम बचा है, तो सिर्फ 2 2 ऑप्शन लेकर चलना, फिर 3 ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरिट डिमेरिट भी फिर 2 2 ही लिखना। ठीक है, आपको टाइम बचाना है। फिर उसमें आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना स्टार्ट कर दोगे किसी चीज को जब आपके पास टाइम कम हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब केस स्टडी की बात करते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रीफली समराइज करोगे केस स्टडी को, कि क्या केस स्टडी बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे। क्या वो इन्वायरमेंट एथिक्स वर्सेस डेवलपमेंट एथिक्स है, क्या वो चीटिंग वाली चीज है, राइट। तो क्या है, आप ब्रीफली 2 3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दोगे, समराइज कर दोगे, ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। यहीं से स्टार्ट कर दो। अगर आप उसमें आइडेंटिफाई, उसके बाद देखो एथिकल इश्यूज के लिए अलग से सेपरेट क्वेश्चन दे रखा होता है यूपीएससी ने। सपोज कि एथिकल इशू यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप एथिकल इश्यूज भी एक दो बता दोगे इंट्रोडक्शन के अंदर ही, क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात है, क्या कंपैशन वाली बात है। लेकिन अगर सेपरेट पूछ रखा है तो आप रिपीट नहीं करोगे, आप वही एथिकल इशू सेपरेटली बता दोगे। स्टेक होल्डर्स अगर यूपीएससी ने नहीं पूछ रखा है तो आप क्या करोगे कि 3 आंसर्स में स्टेक होल्डर लिखोगे और लास्ट के 3 में छोड़ दोगे, बिकॉज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है टाइम को बचाना। वी हैव टू सेव टाइम, क्योंकि एथिक्स का पेपर सबसे लेंदी पेपर होता है। तो आप 3 में लिखोगे, 3 में नहीं लिखोगे, जिससे कि आपका टाइम बच सके। एवरी मिनट इज क्रूशियल इन एथिक्स पेपर। नेक्स्ट, तो आपने स्टेक होल्डर लिखा, फिर एथिकल इश्यूज की बात है। अब एथिकल इश्यूज में क्या करना है ना, आप डायरेक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है वहीं से स्टार्ट करोगे, प्रायोरिटी वाइज लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो केस स्टडी डिस्कस किया था नीट एग्जाम से या एग्जाम लीक से रिलेटेड जो चीजें थी, तो आप सीधा सीधा जो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटीग्रिटी ऑफ द पेपर, एग्जामिनेशन सिस्टम जो कह सकते हो, राइट, जो मेंटल डिस्ट्रेस स्टूडेंट्स को हुआ है उस कारण से, राइट, जो पब्लिक ट्रस्ट गिरा है सिस्टम के अंदर, जो अकाउंटेबिलिटी का इशू है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहीं से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वीक एथिकल इशू से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं। आप इनफैक्ट जीएस के किसी पेपर में भी, सोशल में भी आप लिखोगे, तो कोई भी ऑप्शनल आपका है, तो आप ट्राई करोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन है प्रायोरिटी वाइज उसको लिखोगे। ठीक है। अब इसमें लिखोगे और एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करोगे। तो इसको कैसे हम करते हैं, ब्रॉड सब हेडिंग देखते हैं। जैसे एक तो आपका हेडर हो गया कि फॉलोइंग आर द एथिकल इश्यूज, फिर आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा एंड आपने लिख दिया उसके अंदर इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, ये हो गया आपका ब्रॉड हेडलाइन। और उसको आपने कर दिया अंडरलाइन। ऊपर वाला जो हेडिंग था उसको आपने कर दिया बॉक्स। अब आप डैश करके लिख दोगे कि ये है आपका एक्सप्लेनेशन, कि ये लीक हुआ है, वो हुआ है। फिर उस सेकंड आपका पॉइंट होगा तो वो आपने लिख दिया है। इस तरह से क्या होता है कि इजीली प्रेजेंटेबल होता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है एग्जामिनर, फिर आपको नंबर सही मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रॉड हेडिंग, जैसे एक होता है कि आपने छुपा कर लिख दिया, आपने लिखा और लास्ट में पॉइंट आ रहा है एथिकल कीवर्ड, कि सिस्टम जो स्टूडेंट्स फेस डिस्ट्रेस ड्यू टू द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, वो आ गया लास्ट में। और आपने एक लिख दिया स्टार्टिंग में ब्रॉड सब हेडिंग, तो उससे क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाई होता है, प्रेजेंटेशन सही होती है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है। अब जैसे देर इज, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आप लिख रहे हो देर इज पॉलिटिकल प्रेशर, अब ये आ रही चीजें बाद में, फिर वो जो है हाईलाइट नहीं हो पाता है कीवर्ड। लेकिन आपने पहले ही उसी से स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटिकल प्रेशर अंडरलाइन डैश, इट थ्रेटन्स एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पार्शलिटी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है कि अच्छा ये पॉलिटिकल प्रेशर जो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस पर्टिकुलर केस में, उसको इसने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब देखो जैसे सर ने बोला, वो आप एक टास्क करोगे आज रात में, आप ट्राई करो कि एक A4 शीट लो, उस पे जो भी आपको कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, कंपैशन, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी,
सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, एम्पैथी, ये जितनी चीजें हैं आप सब एक A4 शीट पे लिख लो। और उस A4 शीट को क्या करोगे, जब भी आपको एथिक्स का पेपर लिखना होगा उसके पहले आप उसको रिवाइज कर लोगे। इवन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी, लास्ट में एथिक्स पेपर, मतलब जब आप GS4 का पेपर देने जाओगे उसके पहले भी आप वो शीट देख लोगे जिसमें आपने सारे एथिक्स के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और उसके पीछे एथिक्स के थ्योरी लिख लेना। यूटिलिटेरियनिज्म, डिओन्टोलॉजी, गांधीयन एथिक्स, राइट, जस्टिस थ्योरी। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो सारे कीवर्ड्स रहेंगे और आपके आंसर्स में वो आएंगे, क्योंकि एथिक्स में फिलॉसफी वाली चीज ही हमें लिखनी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप वो कीवर्ड्स लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्शंस अवेलेबल, अब इसमें आपको बताया दो एक्सट्रीम ऑप्शंस दे दोगे। ठीक है, इन जनरल हम तीन लिखते हैं जिसमें से दो होते हैं थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, रियलिस्टिक ही होंगे, बहुत ऐसा नहीं होगा कि बहुत अनरियलिस्टिक है, थोड़े, जैसे कि एग्जामिनेशन लीक की बात थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम पेपर लीक की बात थी तो हम उसमें कह सकते हैं कि डायरेक्टली कैंसल द एग्जामिनेशन विदाउट, मीन स्टार्ट में ही सारे आपने कैंसिल कर दिया, विदाउट इवन टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स, विदाउट डूइंग एनी मीटिंग, और विदाउट एनी इंक्वायरी, आपने सीधा सीधा कैंसिल कर दिया, तो वो हो गया थोड़ा सा एक्सट्रीम। तो वो एक ऑप्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि आपने चलने दिया पेपर, होने दो पेपर, हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे और देख लेंगे, तो ये हुआ दूसरा, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज्ड पेपर है, रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ये भी गलत है। थर्ड क्या हुआ कि आपने डिजिटल ट्रेसेस देखे, आपने इंक्वायरी करी, ब्रीफ इंक्वायरी, और उसके बाद हर एग्जाम का एक बैकअप पेपर सेट होता है। यहाँ पे आप में से जिसने भी केस स्टडी लिखा है ये वाला क्वेश्चन, आप में से किसी ने ये बात नहीं लिखी है, हर एग्जाम का एक बैकअप पेपर होता है। तो उस बैकअप पेपर को यूटिलाइज किया जा सकता था इस एग्जाम में, यूपीएससी भी बैकअप पेपर रखता है। ठीक है, तो ये चीज कह सकते हो। एंड इन द मीन वाइल, जैसे गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया कि टेलीग्राम को पॉज कर दिया, या फिर डिजिटल ट्रेसेस देखे, एंड डिजिटल, इनफैक्ट जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी उन्होंने अपडेट कर रखा है डॉक्यूमेंट में कि कहीं PDF बना के भी शेयर करोगे तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है सरकार। तो वो चीज़ आप लिख सकते हो उसके अंदर। तो ये तीन ऑप्शन लिखोगे, लेकिन जब आप लास्ट में आप देखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पास होंगे बचे हुए दो केस स्टडी और आपके पास टाइम होगा 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, आपके पास टाइम कम होगा। फिर आप तीन ऑप्शन नहीं लिखोगे, दो ही ऑप्शन लिखोगे, और जल्दी जल्दी ट्राई करोगे कि उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। क्योंकि अगर आप तीन ऑप्शंस लिखने जाओगे तो हो सकता है आपका लास्ट केस स्टडी अधूरा रह जाए। तो ट्राई यही करोगे कि एज पर द टाइम अवेलेबल आप चीज़ें लिखोगे, प्रैक्टिकल चीज़ें ही लिखोगे, बहुत एक्सट्रीम कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो जैसे इन जनरल क्या है, कंप्लाई विथ इम्प्रॉपर डायरेक्शन वाली चीज होती है, दूसरा है रिफ्यूज एब्रप्टली, यही होता है ऑप्शन कि पहला आप कंप्लाई कर लेते हो, दूसरा बोलते हो रिफ्यूज कर देते हो कि नहीं मेरे को रिफ्यूज करना, मेरे को करना ही नहीं, थर्ड क्या होता है, मिडिल पाथ लेते हो। और इसमें ये कर लेना आप लोग, देखो विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है पेपर में। कहीं पे आप क्या करोगे, किसी एक क्वेश्चन में टेबल फॉर्म ले लेना, कहीं पे क्या करना कि डायग्राम ऐसे बना लेना, मतलब थोड़ा ट्राई करना मिक्स एंड मैच करने का, ताकि देखो इवन इफ योर कंटेंट इज गेटिंग रिपीटेड योर आंसर लुक्स डिफरेंट। जैसे आपने 7th क्वेश्चन लिखा तो शायद ये टेबल यूज कर लिया हर जगह पे, 8th क्वेश्चन लिखा तो आपने इस तरह का डायग्राम यूज कर लिया, फिर 9th में कुछ और, तो 3 तरह 4 तरह का डायग्राम आपने फिक्स कर लिया। सिमिलरली स्टेक होल्डर में जैसे मैंने दिखाया था, ये मिक्स एंड मैच करना, सो दैट ना कंटेंट अगर रिपीट भी हो गया स्पीड में, आपका आंसर डिफरेंट लगेगा उन लोगों को। ठीक है, तो ये सर ने बोला। उसके बाद तीसरा क्या है, रेसिस्ट करोगे इंस्टीट्यूशनल एंड लॉफुल मीन्स। तो ये हमेशा याद रखना, आप जब भी एथिक्स का पेपर लिख रहे हो कि आपको जो एक सर्कल सर्कल बनाना अपना, तो एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको, और ये सर्कल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, लीगल लिमिट, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है और जो आपकी लीगल लिमिट है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स हो गए, सिविल सर्विस रिलेटेड नॉर्म्स हो गए, लॉज हो गए, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो आपके आंसर्स में भी यही चीजें होंगी जब आप ऑप्शन लोगे। तो कोई भी ऐसी गलत चीजें जो जैसे किसी ने बोल रखी है कि ये करना है, वो आप नहीं करोगे। आप बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना है, लीगल प्रोविजंस के अंदर काम करना है। अगर कोई इलीगल किसी ने आपके हायर अथॉरिटी ने आपको कोई फेवर मांगा या बोला ये काम करने के लिए, आप बोलोगे कि राइटिंग में देने के लिए वो सारी चीजें, बिकॉज राइटिंग में कोई इलीगल ऑर्डर नहीं दे सकता है कोई भी सीनियर अथॉरिटी भी हो।
राइटिंग इलीगल ऑर्डर नहीं दिया जा सकता बिकॉज दैट इज अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये चीजें लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखो, कोर्स ऑफ एक्शन जब आप लेते हो तो उसमें एक क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि वेरीफाई करना है। कोई भी केस देखोगे तो डायलेमा ही होता है एक तरीके का, तो उसके बीच में आप फंसे होते हो, तो उसको वेरीफाई करना होता है। अगर करप्शन का केस है तो ऐसे ही नहीं आप बोल लोगे कि विदाउट एनी इंक्वायरी एंड विदाउट एनी कम्युनिटी रिपोर्ट की XYZ पर्सन इज करप्ट, ये XYZ इंस्टीट्यूशन इज करप्ट। नहीं, आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको कुछ वेग चीजें नहीं बोलनी है, या बिना किसी वेरिफिकेशन के आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो वेरीफाई करोगे, ठीक है। एंड फिर क्या रूल्स एंड लॉज उस केस में लगते हैं वो आप कोर्स ऑफ एक्शन में लिख सकते हो। फिर कंसल्ट करोगे, जो भी टेक्निकल लीगल वाली चीजें कम्युनिकेट करोगे, लीगल एथिकल एंड पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स देखोगे, एंड प्रॉपर आप विजिलेंस रेगुलेटरी वाली चीजें रखोगे और एस्केलेशन लैडर के तहत काम करोगे। जैसे आप देखोगे कि एक्शन एस्केलेशन के जो भी लॉ है उसमें जो प्रोविजन, फॉर एग्जांपल करप्शन का केस है, तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व कोई पर्सन है और उसने बहुत बड़ा करप्शन किया तो बड़ा केस होगा, एंड फिर वो उसी तरीके से स्केलेट होते चला जाएगा। एंड अगर उस बंदे ने सिर्फ हेल्प की है तो उसके ऊपर वो कम केस होगा। तो स्केलेशन के अकॉर्डिंग और स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो। अब बहुत जगह क्या होता है ना, जैसे विमेन से रिलेटेड केस है, आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, जिससे कि वो स्ट्रेंथन हो जाए, जिससे कि उनके अंदर और एम्पावरमेंट आ जाए। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए किसी और बॉडी को, जिससे कि जो वहां पे फंसी हुई है ट्राइबल अथॉरिटी है उसको, उस पे तो है ही, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। उनका जो है एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो ये हमेशा बताओगे थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म मेजर्स, जैसे चीटिंग का ही केस था तो केस स्टडी है, चाइना की केस स्टडी है कि कैसे वो सर्विलांस रेगुलरिटी एंड लास्ट माइल एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। गाँव को मॉडल है उनका। फिर जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है NTA केस में कि दे शुड लर्न फ्रॉम UPSC हाउ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर पेपर एग्जामिनेशन। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। तो जो आपका लॉन्ग टर्म मेजर होगा उसमें आप क्या बोलोगे कि डिजिटाइज होनी चाहिए चीजें, एंड जैसे UPSC ने अभी इम्प्लीमेंट किया है फेशियल रिकॉग्निशन, वो और टाइट होना चाहिए। जो पेपर इवेलुएटर्स है उनको लॉकडाउन में रखना चाहिए। एंड उसके बाद जो है सैंक्टिटी ऑफ द पेपर मेंटेन रहे, तो उसको प्रॉपरली प्रिंट होने दे। जो पेपर सेट होता है वहां से लेकर पेपर प्रिंट होना, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट होना, हर चीज का GPS ट्रैकिंग, CCTV ट्रैकिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो चाइना में होती है। तो ये चीज आप लिखोगे कि डिजिटल ट्रेस वगैरह रखेंगे, उनका ट्रैक करेंगे। कंक्लूजन आप में बहुत सारे लोगों का कंक्लूजन का इशू है। कंक्लूजन जो है इन जनरल जो आप लिखते हो थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखोगे, एथिकल डायमेंशंस को डालोगे और उस केस स्टडी से लिंक करके लिखोगे। अगर चीटिंग वाली केस एग्जामिनेशन केस की बात है तो आप उसमें कर सकते हो अबाउट वर्चुअल एथिक्स की कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, या डीओंटोलॉजी की बात कर सकते हो कि एंड्स मीन एंड मीन्स का कोरिलेशन होना चाहिए। चीटिंग करके आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, दैट इज इनकरेक्ट एज पर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। या फिर आप बात कर सकते हो गांधी 7 sin की, किस तरीके से ये गलत है। या फिर आप बात कर सकते हो तालिस्मान की, क्या इम्पैक्ट होगा लास्ट पर्सन पे जो करप्शन का ओवरऑल सोसाइटी में बढ़ जाता है। तो मतलब इस तरीके से आप कुछ थ्योरी को कनेक्ट करोगे, ब्रॉड पिक्चर दोगे, एंड ओवरऑल केस को कंक्लूड करोगे। अगर आप थ्योरी की बात करो तो थ्योरी में भी वन लाइनर बिल्कुल एक लाइन में नहीं लिखना है, थोड़ा सा उस जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझ कर फिर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर जो है पेपर चेक करते समय कंफ्यूजन पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा एथिकल कीवर्ड्स को यूज करना, कहीं SDG गोल डाल सकते हो, कहीं पर आपको लगता है कि थ्योरी डालनी है थ्योरी डालो, कहीं पे केस स्टडी डालनी है केस स्टडी डालो, बट वो चीजें करते रहना। नेक्स्ट, अब फ्रेमवर्क्स फॉर ऑप्शंस क्या होता है, जैसे लेस टेस्ट कहते हैं कि लीगल है कि नहीं वो ऑप्शन, अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है नहीं, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर वो ऑप्शन आप चूज करते हो, तो एथिकल डायमेंशन क्या है, क्या वो फेयर है जस्ट है वो वाला पर्टिकुलर ऑप्शन। एक प्राइम टेस्ट होता है
पब्लिक इंटरेस्ट का पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, राइट ऑफ द स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंटीग्रिटी ऑफ डिसीजन मेकर पे क्या होगा, मीन्स एंड मेथड्स एडॉप्टेड जो है वो क्या राइट है, और इंस्टीट्यूशंस पे फ्यूचर प्रेसिडेंट क्या सेट होगा। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो ऑप्शंस इवेलुएट करने में। अब एथिकल थ्योरीज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो आप लोग लिखते हो लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब देखो गांधी ने सिन सेवन सिन है, आपने देखा होगा तो उसमें कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी की बात है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है, राइट, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ऐसी चीज है ना, रिलीजन वाली चीज है। तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं और वो फिट बैठ जाती हैं। बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट गांधीयन एथिक्स में आप बात करोगे तो अहिंसा नॉन वायलेंस की बात है, वहाँ पे ट्रस्टीशिप की बात है, वहाँ पे आपका और भी बहुत सारी चीजें, तो वो लिख सकते हो। प्लस उसके बाद वर्च्यू एथिक्स है, जब भी करप्शन का केस हो तो वर्च्यू एथिक्स को आप सोच सकते हो, बिकॉज वो कैरेक्टर ऑफ द पर्सन की बात करता है, कैरेक्टर सही होना चाहिए। गोल्डन मीन की बात है जो बुद्धा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका गीता में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी आप गीता के एथिक्स को यूज कर सकते हो। या फिर जो आपका ओवरऑल एथिक्स में हम पढ़ते हैं यूटिलिटेरियन, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, जैसे अगर वॉर की बात है तो वॉर में हम फोकस यूटिलिटेरियन में क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा जहाँ पे लाइफ बच सके। एक वॉर एथिक्स होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इस साल भी वॉर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, हो ही रहा है वॉर, नहीं आएगा तो बहुत बड़ी वो हादसा हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आना ही है। तो वॉर एथिक्स की बात कर सकते हो, जस्टिन बेलो वाली चीज जो है, ठीक है। डिओन्टोलॉजी का मतलब एंड्स एंड मेंस कोरिलेशन। वर्च्यू एथिक्स जो है कैरेक्टर के ऊपर है, आप में से कोई नहीं लिखता है, एक दो लिख लेते हैं वो एक दो क्वेश्चन में गलती से, लेकिन उसके बाद लिखता ही नहीं कोई। जस्टिस अप्रोच तो बिल्कुल भूल ही जाते हो आप। जस्टिस की बात क्या है कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन होना चाहिए। और जस्टिस वाली थ्योरी लिखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन करो, यूटिलिटेरियनिज्म लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताना है। वो अंडरस्टूड है एग्जामिनर के लिए कि हाँ भाई ये यूटिलिटेरियनिज्म इन्होंने बताया है, तो ये थ्योरी यहाँ लगनी लगती है नहीं, वो हम देख लेंगे। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये कि पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, वो चीज़ नहीं करनी है, बस आपको रेफर करना है वहाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी आप लिख सकते हो जो नहीं लिखते हो, जैसे यही वाला केस है आपका, जो अ, एक था केस जिसमें कि वो पैसे लेके सर्टिफिकेट बना रहा है, वो वाला केस, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात लिख सकते हो कि कैसे ये इमोरल एक्ट हो रहा है एंड क्यों इस पे एक्शन होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट। फेमिनिस्ट स्टोरी वगैरह भी होती है, एथिक्स ऑफ केयर भी होता है जो आप लिख सकते हो, जो आप नहीं लिखते हो, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आपको बोला भी है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो नंबर अच्छे मिलते हैं। देखो लेजिबल हैंड राइटिंग आप लिखो जो समझ में आए ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, जो भी हेडिंग है उसको बॉक्स कर लो। जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओ, चाहे वो ऑप्शन में बनाओ या जीएस की किसी भी पेपर में बनाओ, आपको उसको बॉक्स कर देना चाहिए, और उसके नीचे जो है उसका वो टाइटल डाल दो कि ये किस चीज़ के बारे में है। फिर उसके बाद जब भी आप हेडिंग लिखो तो उसको बॉक्स करो, और जब भी उसके नीचे ब्रॉड सब हेडिंग लिखो तो उसको अंडरलाइन करो। अलाइनमेंट को फॉलो करो, जो राइट साइड में आपका वो कॉलम का वो लाइन डली रहती है, स्ट्रेट लाइन, उसको उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ोगे, बिकॉज वो -5 है। अगर आप उसके आगे लिखते हो तो यूपीएससी -5 देता है। यूपीएससी इज वेरी ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ गिविंग मार्क्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ब्रूटल है। अगर आप उसको उधर लिखोगे ABCD कुछ भी आपका गया तो -5 हो जाएगा आपका वहां पे, तो उसको ध्यान रखना। अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर टेबल्स वगैरह, जो जब भी आपको डिफरेंस बोला जाए और आपको पता है, देखो दो चीज होती हैं, एक आपको आता है एक आपको नहीं आता, बहुत कम पॉइंट आते हैं, तो जब कम पॉइंट आते हैं तो पैराग्राफ में करो, या फिर एक पहले एक पार्ट को डिस्क्राइब करो फिर दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करो। जैसे सपोज फ्रेंच एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, 3-4 साल हो गए, फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स के पास बहुत पॉइंट नहीं थे। आप क्या करते, पैराग्राफ में पहले इंडियन प्रेसिडेंट फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट को बताते, लेकिन आपके पास अगर 3-4 पॉइंट्स हैं एटलीस्ट तो आपको टेबल में लिखना चाहिए। दैट इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन जो आप लिखोगे, और उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं कंपैरिजन के क्वेश्चन में, तो वो आप फोकस करोगे। नेक्स्ट है एथिकल वोकैब, सर ने जैसे बताया था हर एक सब्जेक्ट का एक वोकैब होता है। अब वोकैब आपको क्या करना है, आप याद कर लो नोलन कमिटी, नोलन कमिटी याद है तो आपको 7 कीवर्ड्स याद है। ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट याद करो,
सिलेबस एथिक्स का आपने पढ़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस, अकाउंटेबिलिटी, बिहेवियर, मोरल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये याद आ गए। इतने सारे आपको ऐसे ही याद आ गए, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, इतने सारे याद आ गए। इतना उसके बाद क्या है कि आपने आपको जो बोला गया है एक A4 शीट पे लिखना सारे कीवर्ड्स और हमें भेज देना, दैट विल, अगर आपको लगता है फॉर डिसिप्लिन करना है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो उसको याद करो आप। और एग्जामिनेशन के पहले जब भी पेपर लिखो एथिक्स का, उसके पहले एक बार उसको 2 बार देख लो, 5-5 मिनट के लिए, उतना काफी है, आपको याद आ जाएगा फिर लिखते समय। नेक्स्ट, डायग्राम सिंपल रखोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट्स की तरह सिंपल रखोगे, क्योंकि उसमें फालतू में टाइम लगाने का मतलब है नहीं। जैसे ट्रायंगल, हब स्पोक और कंटिन्यूएशन वाले जो ये चीजें होती हैं उस तरह कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर में। एंड ओवरऑल 5 मिनट आप पेपर पढ़ने में, और पहला 5 मिनट जो इनिशियली वो 3 मिनट दे देते हैं पहले पेपर, और उसके बाद भी आप 2-3 मिनट ले लो, पेपर समझ लो कि क्या पेपर आया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। और सेक्शन ए हमेशा याद रखना कि पहले 5 क्वेश्चन जो है आपको सबसे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा केस स्टडी पे चले गए और फिर घटिया हैंड राइटिंग लेकर आ गए आप स्टार्टिंग में, क्योंकि केस स्टडी लिखोगे हाथ में पेन हो जाएगा और फिर उस आपकी हैंड राइटिंग कंपेरेटिवली लो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि पहले 4-5 क्वेश्चन पहले कर लो, उससे क्या होगा कि आपकी बेस्ट हैंड राइटिंग आएगी उसमें। फिर आप उसके बाद केस स्टडी करो या थ्योरी वाले क्वेश्चन करो, वो आप डिसाइड कर लेना। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप ये टाइम वाली चीज नहीं समझ पाते हो तो माइंड में एक ही चीज याद रखना, हर 1 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर करना है। इन एवरी 1 आवर यू हैव टू डू 80 मार्क्स क्वेश्चन। आप घड़ी आपके हाथ में है, आप क्या करोगे, काउंट करते रहोगे 1 घंटे में 80 नंबर का पेपर हुआ या नहीं। अगर वो पेपर आप सपोज आपने पहला घंटा हो गया, आपने बस 70 नंबर का पेपर किया, इसका मतलब आपका छूटेगा, उसी समय फास्ट हो जाओ, बस 1 घंटे बाद ही फास्ट हो जाओ। अगर आपने 80 का कर लिया, यू आर रिलैक्स कि हाँ ठीक है इसी स्पीड से करूंगा हो जाएगा। और अगर आप 60 नंबर का ही किया है बस, तो समझो कि सुपर फास्ट मोड पे चलो, थोड़ा थोड़ा जैसे केस स्टडी है तो आपका 4 पेज है तो 3 सवा 3 पेज में ही लिखो, पूरा मत फिल करो, पेपर पूरा करने पे फोकस करो। अगर आप पेपर पूरा कर लेते हो एथिक्स का और जो कीवर्ड्स वगैरह है वो लिखते हो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हिट करते हो, एटलीस्ट यू विल गेट 100-105 नंबर। और अगर आपने अच्छा लिखा थोड़ा भी, तो आप कम से कम 110-115 लेकर आओगे, और आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा लिखा तो 120 प्लस लेकर आओगे। लेकिन पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, डिमांड हिट कर देते हो, भले ही आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी, लेकिन डिमांड हिट करना, पेपर कंप्लीट करना, यानी एटलीस्ट आप 105 के जोन में आ जाओगे फिर। और यही आपको एटलीस्ट टारगेट करना है फिलहाल के लिए। और जैसे जैसे रिवीजन होते जाएगा चीजें बेटर होती जाएंगी, और जो हमने बोला है वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 120 प्लस इजिली आप ले आओगे। इसके बाद कुछ है? हो गया। तो ये चीज होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट? तो एथिक्स के पेपर में देखो, इतना फॉलो कर लो, ये हम डॉक्यूमेंट में शेयर कर देंगे। इतना आप सभी लोग फॉलो कर लोगे, एथिक्स आपका डन हो जाएगा। कंटेंट मास्टर करना पड़ेगा, वोकैब थोड़ा रटना पड़ेगा, डेफिनेशन थोड़े रटने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स थोड़े रटने पड़ेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को अगर अभी लग रहा है कि अरे यार लास्ट में देख लेंगे, आप लोग क्या सोचोगे कि वोकैब लिख लेता हूँ लास्ट में देख लूंगा, एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ लास्ट में देख लूंगा या देख लूंगी। आप समझो, ट्रस्ट ऑन अस ऑन दिस, लास्ट में याद हो जाएगा भले ही, लेकिन समझो इस चीज को, याद होना और पेपर पे लिखने लायक याद होना, जैसा नहीं कहा ना, प्रेशर बनता है जब 3 घंटे में लिखना होगा ना, तो आपको नॉलेज क्या लिखोगे आप? वही बचपन की चीजें, गांधी अम्बेडकर, वही बार बार लिखते जाओगे, वही भागवत गीता, वही महाभारत रामायण, नंबर फिर नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो नए एग्जाम्पल्स हैं, जो नई चीजें हैं, अभी से लेके एग्जाम तक अगर आप उसको डेली देखते चलोगे, लेट से एवरी ऑल्टरनेट डे आप एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते चल रहे हो, आपने मान लो 80 से 100 एग्जाम्पल्स रट लिए एकदम से, आपको पता है कि मेरे को इंटीग्रिटी पे ये लिखना है, ऑनेस्टी पे लिखना है, कंपैशन पे लिखना है, वरना फिर घूम फिर के वही मदर टेरेसा लिख दोगे, महात्मा गांधी लिख दोगे, बाबा आमटे लिख दोगे, नंबर कब मिलेंगे? बाबा आमटे लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे कि लोग कम लिखते हैं इनको। तो एग्जाम्पल ऐसे लाओ थोड़े लेसर नोन, जो बार बार रिपीट नहीं करते लोग, ठीक है? देन यू विल स्कोर गुड। उसको जब तक बार बार नहीं देखोगे, आंसर में नहीं आएगा। एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तब ध्यान आएगा, अरे यार ये भी तो एग्जाम्पल था, ये भी एग्जाम्पल था। तो वो आपको कैसे याद है?
वो नॉलेज आपका प्री के लायक है, कि अगर ऑप्शन सामने होता तो मुझे याद आया था। लेकिन आपको याद करना है किसके लायक, मेंस के लायक। तो फर्क समझो, मेंस के लायक याद होने का मतलब क्या होता है, कि मेरे टिप पे है वो चीज, क्वेश्चन को देखते ही मेरे को एग्जांपल्स याद आ जाएं, स्टार्टिंग के 5 मिनट में मेरे को समझ में आ जाए क्या क्या एग्जांपल्स लिखूंगा मैं। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो अभी एथिक्स के लिए समझाओ, एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद बस अपने शॉर्ट नोट्स बना लो 8-10 पेज के, वही डेफिनेशन एग्जांपल्स रटते जाओ, और जो हमने चीजें बताई हैं इसको इम्प्लीमेंट करो अपने आंसर्स में। आप एफएलटी नेक्स्ट लिखो या एचएलटी लिख, एफएलटी लिख रहे हो आप, उसमें से इम्प्लीमेंट करो। डेली मान लो दो, लेट से आप 2-4 दिन क्या करो, एक एक पीवाईक्यू लिख लो, उसमें खुद से इंप्लीमेंट कर लो। 5-6 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आपके आंसर्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो सही फीडबैक के साथ अगर आपने 5 आंसर्स लिख लिए, आपका आंसर इंप्रूव हो जाएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन आप 10, 20, 50, 100 क्वेश्चंस लिख लो, लेकिन आप फीडबैक इंकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं करोगे। कोड वाले क्वेश्चन इंप्रूव नहीं करोगे, स्कोर अच्छा नहीं करोगे। केस स्टडीज में आप रेलेवेंसी पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, इनोवेशन सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे हो, जेनरिक चीजें लिख रहे हो, नहीं अच्छा स्कोर करोगे। सो फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट एंड यू विल डू गुड। ओके। और एग्जाम्पल्स में आप थोड़ा ग्लोबल डायमेंशन पे फोकस करना। जैसे फॉर देखो कि ईरान यूएस वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे आप देखो कि ह्यूमन राइट्स का इशू, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। वहाँ पे आपको वो एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, और आईआर एथिक्स भी मिल ही जाएगा, राइट। वो सारे एग्जाम्पल वहाँ मिल जाएंगे। फिर आप ट्रम्प और जो हैं यूएस प्रेसिडेंट, उन पे फोकस करोगे तो आपको मिल जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल। एप्स्टीन फाइल के ऊपर फोकस करोगे तो आपको मिल जाएगा उस तरीके का एग्जाम्पल, राइट। तो आपको जो है ग्लोबल डायमेंशन में सोचना चाहिए। आप फुटबॉल पे फोकस करो। अब देखो, मेसी 39 ईयर्स के, राइट, एंड ही इज इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। तो वो परसिवरेंस दिखाता है। फिर आप देखो वैभव सूर्यवंशी, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, वो क्या दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, पॉजिटिव माइंडसेट दिखाता है। ये चीजें फोकस करो। ग्लोबल डायमेंशन, सिर्फ एक ये मत सोचो कि भाई इंडिया में ही यही चीज लिखनी है मुझे। अपने माइंड को ब्रॉड रखो। एक चैतन्य का डाउट है कि सर, हाउ टू राइट एथिकल इश्यूज एंड एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व इन केस डिफरेंटली। एथिकल इश्यूज एंड एथिकल वैल्यूज, देखो ये सेम ही चीज होती है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है एथिकल इश्यूज एंड वैल्यूज के अंदर, ठीक है। एंड आपका इश्यूज और वैल्यूज, मेन ये हो गया कि एवरीवन प्लीज बी ऑन म्यूट। तो इश्यूज और वैल्यू ये तो आपका सेम, मेन डिस्टिंक्शन कहाँ होता है, यहाँ पे डिलेमा और इस केस में। एथिकल इशू और वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि कौन सा इशू यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है, कौन सा एथिकल जो बात है वो इन्वॉल्व है, कि यार करप्शन वाली बात इन्वॉल्व है। फिर इशू में लेकिन ये भी आता है कि जैसे राइट टू लाइफ इन्वॉल्व है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड इन्वॉल्व है, या इशू ऑफ कंपैशन है, या इशू ऑफ करप्शन है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको लिखना है इसमें। क्लियर है ये चीज। देखो, वैल्यूज और एथिक्स में जैसे आप सोच रहे हो ना, वो थोड़ा सा बहुत डेप्थ में चले जाओगे। वैल्यूज पर्सनल लेवल पे होता है, ठीक है। कल्चरल आइडियाज होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फैमिली एक्सपीरियंसेस, कल्चर और अपब्रिंगिंग से आता है, ठीक है। जैसे आप, किसी का वैल्यू होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, किसी का वैल्यू होता है कि वो वेजिटेरियन है। और इश्यूज जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के ऊपर होते हैं, डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो होते हैं। तो यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो वेल इश्यूज ही पूछता है, वो एथिकल इश्यूज ही पूछता है, ठीक है। वैल्यूज थोड़ा पर्सनल लेवल पे हो जाता है। और बाकी जो सर ने बोला, डिलेमा अलग होता है, कि दिस वर्सेस दैट होता है, कि आप इसके वर्सेस उसके डिलेमा में फंसे हो क्या। तो वो चीज अलग हो जाती है, और वो यूपीएससी स्पेसिफिकली लिख के बता देगा कि ये डिलेमा है। और आपको अगर इशू पूछा है तो एक पॉइंट उसमें आपका डिलेमा बन सकता है, इनफैक्ट 2 पॉइंट भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बट उसके अलावा बाकी इश्यूज आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे आप डिलेमा लिख दोगे फिर नंबर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे यूपीएससी स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है। अगर इशू के बदले डायलेमा लिखते हो तो नंबर नहीं देगा। फिर एक देखा, चलो ठीक है, एक तो चलता है, बट नॉट मोर देन वन। तो पॉइंट इज किसी कंक्रीटली आपको पता होना चाहिए, या जब मैं अगर आपसे मैं एथिकल इश्यूज पूछ रहा हूँ तो मुझे डिलेमा मत बताओ कि यहाँ पे कंपैशन वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ कंपैशन है, यहाँ पे इशू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, ये अलग अलग। तो एथिकल इश्यूज की बात होगी तो अलग अलग कंक्रीटली वैल्यूज बताते चले जाओगे, इश्यूज बताते चले जाओगे। अगर बात होगी डिलेमा की, तो दिस वर्सेस दैट, मतलब दो इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट में होना चाहिए, दो वैल्यूज कंफ्लिक्ट में होना चाहिए, वो डिलेमा है। ये ध्यान रखना। देखो इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं, अगर पूछ दिया इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फर्क है, तो कंक्रीटली आपको पता होना चाहिए। अगर केस स्टडी वो देख रहा है, अब वो देख रहा है मैंने पूछा इश्यूज है, लिख रहा है डिलेमा, आपको नंबर नहीं देगा, नंबर काट लेगा। तो कंक्रीट हो जाओ, एकदम फिक्स पता होना, जहां जहां क्लोज टर्म्स है ना, उसका मीनिंग पता होना। जैसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स,
तो कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं कि रिटर्न है, ठीक है, और कोड ऑफ एथिक्स को कहते हैं अनरिटन वाली चीज है, ये स्पिरिट पार्ट है, वो लेटर पार्ट है, तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, देन यू विल स्कोर गुड। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस पे ज्यादा फोकस करना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज इट, जस्ट लेट्स रैप इट अप। गुड नाइट एवरीवन, वी विल सून रिकनेक्ट। इन सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करो, अब फोकस करो इनकॉर्पोरेट करने पे, यू विल स्कोर गुड, ठीक है। लिमिटेड आंसर राइटिंग भी हो रखी हो ना, स्पीड आपकी ठीक हो, अच्छा स्कोर कर लोगे अगर इन चीजों को फॉलो करोगे। नहीं फॉलो करोगे, नो मैटर हाउ फास्ट यू आर राइटिंग, आप लिखते चले जा रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे 70 से ज्यादा। इसलिए ट्राई करना हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने का, स्पेसिफिक स्पेसिफिक चेंजेस लाओ अपने आंसर में, रेडिकल चेंजेस की जरूरत नहीं है।